Good morning, student. I am the teacher of Daffodil Public School, Bihar Sharif, Nalanda. Today, first day, I want to teach you Hindi व्याकरण. इस सब्जेक्ट में मैं आपको सबसे पहले भाषा और व्याकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ. तो भाषा सबसे पहले हम देखते हैं भाषा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लैंग्वेज. जो भी हम बोलचाल की भाषा बोलचाल बोलते हैं, दूसरे से जो अपनी बातों को कहते हैं या दूसरी की बातों को जब सब सुनते हैं, वो भाषा है. भाषा वस्तुतः संस्कृत के भाष धातु से बना है. भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना. इस प्रकार उसकी हम परिभाषा कर सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं एवं दूसरे के भावों एवं विचारों को समझते हैं. भाषा कहते हैं. पुनः भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं एवं दूसरे के भावों एवं विचारों को समझते हैं. भाषा कहते हैं. परिभाषा से यह स्पष्ट हो रहा है, जो कुछ भी हम दूसरे को कहते हैं, जो दूसरे कुछ भी मुझसे कहते हैं, वो एक माध्यम है जो हम अपनी आवाज़ों से लिखकर किसी को कुछ कहते हैं. वही भाषा है, जिसका संक्षिप्त रूप में हम यह कह सकते हैं कि भाषा विचारों का आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम है. भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम है. तो अपने विचार हम दूसरे को कैसे दे सकते हैं? अपनी विचार, अपनी भावना हम दूसरों के सामने कैसे प्रकट कर सकते हैं? तो ये दो तरह से, या तो मुंह से बोलकर या लिखकर. तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा के प्रयोग द्वारा हम अपनी बात दो प्रकार से प्रकट कर सकते हैं. या हम यूं कहें कि भाषा के दो रूप होते हैं. एक मौखिक, जिसे अंग्रेजी में ओरल कहते हैं, और दूसरा लिखित, जिसे हिंदी में अंग्रेजी में रिटन कहते हैं. हम देखते हैं कि हम दो रूप में, मौखिक और लिखित, अपने भाव और विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं, कर सकते हैं. तो मौखिक क्या है और लिखित क्या है? तो मौखिक, जब हम अपने भावों एवं विचारों को, जब हम अपने भावों एवं विचारों को दूसरे के सामने बोलकर प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं. जब मुंह से बोलकर हम अपने भाव एवं विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तो मौखिक भाषा. जैसे समाचार, रेडियो से समाचार सुनना, आपस में बैठकर बातें करना, किसी को पुकारना, एक मौखिक भाषा है. दूसरा लिखित. लिखित, जब हम अपने भावों एवं विचारों को, जब हम अपने भावों एवं विचारों को लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं. जैसे समाचार पत्र पढ़ना लिखित भाषा है, पत्र भेजना लिखित भाषा है. तो इस प्रकार हम लोग अंतर समझ चुके कि मौखिक भाषा क्या है और लिखित भाषा क्या है. बहुत सारे बोलचाल की भाषा में आप देखते होंगे कि बहुत से लोग इशारों से काम करते हैं, इशारों में अपना भाव को प्रकट करते हैं. लेकिन हिंदी व्याकरण में
उसे सांकेतिक भाषा का, लेकिन हिंदी व्याकरण में सांकेतिक भाषा मान्य नहीं है। हिंदी व्याकरण में सांकेतिक भाषा मान्य नहीं है, क्योंकि सांकेतिक भाषा कुछ ही चीजों को वो बता सकता है, समूची बात को वो पकड़ नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि हिंदी व्याकरण में सांकेतिक भाषा का कोई स्थान नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिंदी व्याकरण में मुख्य रूप से दो ही भाषा आती है, एक मौखिक और दूसरा लिखित। वैसे भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है। भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, बांग्ला, कन्नड़, तमिल, बहुत सी भाषाएं हैं। भाषा के बाद आता है लिपि, स्क्रिप्ट। भाषा का बाद आता है लिपि, स्क्रिप्ट। तथा किसी भाषा को लिखने में प्रयुक्त होने वाले चिन्हों को लिपि कहते हैं। कोई भी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, तमिल हो, फारसी हो, कोई भी भाषा, तो उसमें लिखने में वो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और वही लिपि कहलाता है। जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं, तो हिंदी में क्या, हम लोग देवनागरी लिपि लिखते हैं। पंजाबी में के लोग क्या करते हैं, गुरुमुखी लिपि लिखते हैं। अंग्रेजी का रोमन लिपि है। तो इस प्रकार जितने भी भाषाएं हैं वो उनके लिखने के लिए अलग अलग लिपियां होती हैं। इन सब बातों के बाद हम आते हैं कि व्याकरण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रामर। तो किसी भी बुक को, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का अपना महत्व होता है। तो वे सब आपकी व्याकरण हम लोग क्यों पढ़ते हैं, कहानी ही क्यों न पढ़े। तो व्याकरण क्यों पढ़ते हैं, इसका जवाब एक ही है कि हम व्याकरण के परिभाषा से देखकर ये पता चलता है कि बिना व्याकरण के ज्ञान का न तो हम शुद्ध बोल सकते हैं, न शुद्ध लिख सकते हैं और न शुद्ध पढ़ सकते हैं। तो व्याकरण की परिभाषा इस प्रकार है कि व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अध्ययन से, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अध्ययन से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है, व्याकरण कहलाता है। दूसरी परिभाषा आप कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अध्ययन से किसी भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना आता है। तो बोलना, लिखना, पढ़ना, ये तीन ही मैटर है, तीन ही तत्व है। तो जैसे मैं बात ले रहा हूं, बच्चा रो रही है, बच्चा रो रही है, लेकिन अगर व्याकरण के हिसाब, व्याकरण के तरीकों से देख उसके नियमावली के ऊपर गौर करता हूं तो यह बात अशुद्ध नजर आता है, क्योंकि बच्चा पुल्लिंग है, जो कि आगे जाकर पढ़ेंगे लिंग में कि बच्चा पुल्लिंग है। तो बच्चा जब पुल्लिंग है तो रो रहा रही है नहीं, बल्कि रो रहा है, तो बच्चा रो रहा है, ये सही है। तो कौन बता रहा है मुझे, ये व्याकरण ही ज्ञान दे रहा है कि ये जो आप लिख रहे हैं वो गलत है, सही होगा, बच्चा रो रहा है। दूसरा वाक्य है, सड़क पर गाड़ियां जा रहा है, सड़क पर गाड़ियां जा रहा है। अगर व्याकरण के अनुसार देखें तो यह जो वाक्य है वो पूर्णतः गलत है, क्योंकि गाड़ी है वो स्त्रीलिंग है, गाड़ी है जो स्त्रीलिंग है। और जब यह बात और या के बाद जो बिंदु दिए हैं वो भी गलत है। यहाँ अनुनासिक होगा, चंद बिंदु होगा, तो
तो इस प्रकार से सही रूप इसका होगा सड़क पर गाड़ियां जा रही है। अगला है तुम लोग खेल रहा है। तो तुम लोग खेल रहा है तो यह भी गलत है। तुम लोग बहुवचन है। जब हम लोग वचन आगे के अध्याय में पढ़ेंगे तो पता चला कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। तो तुम लोग मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति, तो तुम लोग बहुत सारे बच्चे हैं, लोग हैं, तो यहाँ बहुवचन में ही बात बनेगा, ना कि एक वचन में बात बनेगा। तो इसका सही होगा कि तुम लोग खेल रहे हो। तो ये सब जो ज्ञान हो, ये सब जो बातें पता चला वो कहाँ से, तो व्याकरण से ही। तो इस प्रकार व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अध्ययन से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है, व्याकरण कहलाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप खुद बच्चे आपको समझ लिए होंगे। थैंक यू। रिकॉर्डिंग से तो बोले यहाँ से, हाँ उसी को